हेलो एवरीवन। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो जब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी और वेवलेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ऑर्डर है ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब एनर्जी का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस पूरे ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे पहले आएगा कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स और लास्ट में आती है रेडियो वेव्स। ये है वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। विजिबल जो रेडिएशन है इनको हम विबग्योर में डिवाइड कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट के बाद आ जाएगा वॉयलेट एंड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के बाद इंफ्रारेड आ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए एक छोटी सी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये सेंटेंस आप याद कर लेंगे तो पूरा ये जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये आपको याद हो जाएगा। कॉस्मिक ने, सेंटेंस है, कॉस्मिक ने गामा से कहा तुम एक्सयूवी लेकर इंडिया जाओ और माइक्रोवेव में रेडियो बजाओ। याद हुआ सभी को? कॉस्मिक ने गामा से कहा तुम एक्सयूवी लेकर इंडिया जाओ और माइक्रोवेव में रेडियो बजाओ। कॉस्मिक ने गामा से कहा तो सबसे पहले कॉस्मिक आ जाएगा, गामा से कहा तो उसके बाद गामा रेज आएंगे। तुम एक्सयूवी, एक्स से आपको रिकॉल होगा एक्स रेज, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल। तुम इंडिया जाओ, इंडिया आई से इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में बैठ रेडियो बजाओ। तो एक सेंटेंस से पूरा सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। और ये सीक्वेंस वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है या एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ में आया इतना? अब देखिए, प्लैंक जो साइंटिस्ट था इसको क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने मैक्सवेल की वेव थ्योरी पढ़ी है। वेव नेचर के अकॉर्डिंगली जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनसे जो निकलने वाली एनर्जी होती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो रेडिएंट एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होता है। ये वेव थ्योरी का कंसेप्ट था। प्लैंक ने उसको चेंज कर दिया। प्लैंक ने कहा कि जो इतने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल से बने हुए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा। पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये जो स्मॉल पैकेट्स हैं या बंडल्स होते हैं एनर्जी के, इनको उसने नाम दिया क्वांटम। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो जब भी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेंगे वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगा
एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में होगा, उनको उसने नाम दिया क्वांटम। लाइट के केस में इस स्मॉल पैकेट को बोला जाता है फोटॉन। मतलब इन जनरल जो जितने भी रेडिएशंस हैं उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्वांटम बोलेंगे, लेकिन लाइट के केस में उसको एक नया नाम दे दिया, उसको बोला जाता है फोटॉन। ये डिफरेंस है बस। अब क्वांटम की जो एनर्जी होती है, मतलब एक पार्टिकल की एनर्जी, एक क्वांटम की एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कांस्टेंट है यहाँ पर h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, एक जूल सेकेंड में, दूसरी आर्क सेकेंड में। जूल सेकेंड में वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और आर्क सेकेंड में यदि आर्क में रखना हो तो 6.6 इंटू 10⁻⁻27 आर्क सेकेंड। अब ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाया, प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। अब जब भी एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा वो क्वांटम के सिंपल मल्टीपल में होगा। n यहाँ नंबर ऑफ क्वांटम है। यदि एक क्वांटम की निकालना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दो क्वांटम की निकालना है n की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 मोल क्वांटम की निकालना है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। क्लियर है इतना? देखिए इससे रिलेटेड अपन एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन। आपको वेवलेंथ गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप सभी को याद है, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी हम लेंगे लाइट की वेलोसिटी, जितने भी रेडिएशन से सबकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपको दिया है एंगस्ट्रॉम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, ये मीटर में हो गया। आंसर फ्रीक्वेंसी किस में आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। दूसरा एनर्जी निकालना है, अभी अभी फॉर्मूला हमने देखा E = h/ν। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये जूल सेकेंड में रखा, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर जूल में आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.3125 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो बस फॉर्मूले सिंपल है, वो आपको याद रखना है और यूनिट्स का ध्यान रखना है। यदि एनर्जी जूल्स में निकालना है तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकेंड में रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में, तो आंसर जूल में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक 100 वॉट का बल्ब है जो कि लाइट इमिट करता है, जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है 400 नैनोमीटर। आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। बल्ब एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स इमिट करता है, यह आपसे पूछा है। क्या करेंगे, आपको हमने फॉर्मूला बताया था E = Nhν। Nhν है, न्यू की प्लेस पे हमने लिख दिया c/λ, क्योंकि वेवलेंथ गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो hν लगाते हैं, वेवलेंथ गिवन है तो फ्रीक्वेंसी की प्लेस पे वेलोसिटी बाय वेवलेंथ लिख दिया है। उसके अलावा आप ये ध्यान रखिए, बल्ब का आपको पावर दिया हुआ है, पावर दिया है 100 वॉट। अब आपको ये कन्वर्शन पता होना चाहिए कि 1 वॉट होता है 1 जूल पर सेकेंड,
तो 100 वॉट क्या हो जाएगा, 100 जूल पर सेकेंड। पावर उन्होंने दिया है, उसको हमने एनर्जी के टर्म्स में ले लिया, 100 जूल पर सेकेंड। ये टोटल एनर्जी रख दी 100 जूल पर सेकेंड। आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है ना, एन की वैल्यू निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने रख दी जूल सेकेंड में, क्योंकि ये जूल सेकेंड में टोटल एनर्जी। वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला है, पूछने का तरीका अलग अलग है। ये फाइनल आंसर है 2.012 × 10⁻20 पर सेकेंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम रेडिएशंस के, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। वर्ड मीनिंग यदि अपन देखें, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो किसी मेटल की सरफेस से लाइट के प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के प्रेजेंस में मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सभी को ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहते हैं। तो यदि मेटल की सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमें तोड़ना पड़ेगा। अब बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसमें एनर्जी लगेगी। तो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से रिमूव करने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है यहाँ पर वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप याद रखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। फिर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं बोलते, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। वो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी इंसिडेंट लाइट की इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, λ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी को क्या बोलते हैं? एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी, उस वेवलेंथ को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आया समझ में सभी को? अब यदि आपको इंसिडेंट लाइट की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं या एनर्जी बढ़ाते हैं, मतलब आपको करना है क्या है, आपको जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की यदि आपको काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी है, ये बढ़ाना है या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बढ़ाना पड़ेगी। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या एनर्जी बढ़ाएंगे तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और यदि आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना है,
यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंसिडेंट लाइट जो भी है उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। समझ में आया? 2 पॉइंट है, दोनों पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यदि आपको इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो क्या करना होगा, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को बढ़ाना होगा। और यदि आपको एनर्जी नहीं बढ़ानी है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है, तो आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करनी हो। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो देखिए, जो भी टोटल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो इंसिडेंट लाइट है जो मेटल सरफेस पर स्ट्राइक हो रही है उसको हम टोटल एनर्जी बोल रहे हैं। वो टोटल एनर्जी जब मेटल को मिलेगी तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट उसका यूटिलाइज होगा मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में। वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोल रहे हैं वर्क फंक्शन, W0 से रिप्रेजेंट कर। और उससे जो ज़्यादा एनर्जी होगी या जो बची हुई एनर्जी होगी उससे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है जिसको इंसिडेंट लाइट की एनर्जी हम बोल रहे हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा जिसको वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, और रिमेनिंग एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यदि आपसे पूछा जाता है टोटल एनर्जी तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यदि आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर दीजिए। यदि वर्क फंक्शन पूछा है, ये फॉर्मूला देखिए पहले वाला, यदि वर्क फंक्शन पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। ये सब एनर्जी की टर्म्स हैं। वर्क फंक्शन बोले वो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब एनर्जी है, सबके फॉर्मूले सेम है। तो टोटल एनर्जी निकालना है तो ये W0 होता है h न्यू नॉट, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है h न्यू, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट ये कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा न्यू नॉट प्लस न्यू। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपको वेवलेंथ दी है तो h बाय लैम्बडा हो जाएगा, वो उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 into 10⁻14 per second falls on the surface of potassium metal। पोटेशियम मेटल की सरफेस पर इस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है पोटेशियम की, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। आपसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो अभी जो आपको फॉर्मूला बताया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये अप्लाई करना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू होता है। वर्क फंक्शन भी एनर्जी है तो उसका फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। यहाँ पर हमने h प्लैंक्स कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लिया, तो ये फाइनल रिलेशन हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ये जूल में रख रहे हैं क्योंकि एनर्जी हम जूल में निकालेंगे। यदि अर्ग में दिया हो तो अर्ग में रख देंगे उसको। 6.62 into 10⁻−34 ये जूल सेकेंड में है। फ्रीक्वेंसी ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको क्वेश्चन में 5.2 into 10⁻14, और न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5 into 10⁻14। दोनों की पावर सेम है, डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, तो ये बचेगा 0.2, पावर कॉमन आ गई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -34 है पावर में, ये +14 है, तो -34 और +14 कितना बचेगा यहाँ पे -20। 6.62 into 0.2 करेंगे, ये आएगा 1.325 into 10⁻−20 जूल्स। ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी।
इसके बाद हम लेंगे स्पेक्ट्रम वाला पार्ट। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? आपके सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले देखिए डिस्पर्शन क्या होता है। तो जब भी आप लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे, एक वाइट लाइट ली आपने, उसको प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को उनके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट कर देता है। आप सभी को पता है कि जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, उसके कंपोनेंट 7 कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लाइट को जब प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट कर देता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। अब स्प्लिटिंग के बाद यदि हम उसके आगे फोटोग्राफिक प्लेट रख दें या स्क्रीन रख दें, तो स्क्रीन पर जो कलर का पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। आया समझ में? यानी व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना, ये प्रोसेस है डिस्पर्शन। और स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न मिलता है कलर का, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या आपको बताया, व्हाइट लाइट उसको जब पास करेंगे प्रिज्म से तो ये इसके कंपोनेंट 7 कलर्स में स्प्लिट कर देगा। यहाँ पे देखिए, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब स्प्लिटिंग होता है, जब डिस्पर्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा डिविएशन किस कलर में होता है और सबसे कम डिविएशन किस कलर में होता है, ये पूछा जाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन और एब्जॉर्प्शन, पहले हम इमिशन समझते हैं फिर एब्जॉर्प्शन पे जाएंगे। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, वर्ड मीनिंग देखें तो जो कोई भी सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस मतलब एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। तो एलिमेंट या कंपाउंड से जो लाइट इमिट होती है, उस लाइट का यदि हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब किसी भी सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं और उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर या स्क्रीन पर, तो जो स्पेक्ट्रम है उसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम यानी इमिशन स्पेक्ट्रम। अब फिर से ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ये क्या है, तो कंटिन्यूअस मतलब जब जो लाइट का सोर्स है, या तो नेचुरल लाइट हो, सन लाइट हो, या बल्ब से निकलने वाली लाइट हो, या किसी मेटल रॉड को हम हीट कर दें, उससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, ये सारे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस होते हैं मतलब, ये फिर से आप समझ लीजिए, कंटिन्यूअस होते हैं मतलब जैसे यहाँ देखिए, ये सबसे पहले वॉयलेट कलर है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, रेड है। मतलब एक कलर खत्म होगा, दूसरे कलर का बैंड शुरू हो जाएगा। ये कलर एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखते हैं, इसको बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। उनके बीच में कोई गैप नहीं होती है, जैसे यहाँ आपको गैप दिख रही होगी, ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूअस होता है। एक कलर का बैंड है, वो खत्म हुआ, दूसरा कलर शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा, इस टाइप से इसको कंटिन्यूअस बोला जाता है। मान लीजिए कोई एक कलर बीच में से हटा दे, येलो हटा दें या ग्रीन हटा दें या ब्लू हटा दें, कोई एक हटा दें या 2 हटा दें, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल सिंपल है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को ही बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है, क्योंकि वो बैंड्स के फॉर्म में होता है। और ये कब मिलेगा आपको, जब लाइट का सोर्स सन हो या बल्ब हो या कोई मेटल रॉड हो जिसको हीट करके रखा हो। और डिसकंटिन्यूअस कब मिलेगा, तो जब किसी सब्सटेंस
को हीट करते हैं। सब्सटेंस मतलब अभी हमने आपको बताया या तो एलिमेंट या कंपाउंड। तो सब्सटेंस को हीट करते हैं और उससे निकलने वाली लाइट को जब प्रिज्म से पास करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक्चुअली जो भी सब्सटेंस है, यदि सब्सटेंस एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, वो कलर स्पेक्ट्रम में दिखाई देगा। यदि कोई कंपाउंड हम लेते हैं, कंपाउंड का स्पेक्ट्रम लेंगे, कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, उससे निकलने वाले रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो कंपाउंड में मान लो 2 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट के जो स्पेसिफिक कलर होंगे वो विजिबल होंगे। इसमें सारे कलर नहीं आएंगे। सारे कलर कब आएंगे? जब वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। डिसकंटिन्यूस है मतलब जो भी एलिमेंट है उसके स्पेसिफिक कलर का स्पेक्ट्रम। जैसे हमने यह एग्जांपल लिया है सोडियम का। यदि हम सोडियम मेटल लें या सोडियम का कोई कंपाउंड ले रहे हैं, हम सोडियम की बात करें, हमने सोडियम एलिमेंट लिया, इसका स्पेक्ट्रम लिया, सोडियम मेटल को हीट किया, उससे निकलने वाले रेडिएशंस को प्रिज्म से पास किया, तो जो पैटर्न आपको मिलेगा, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर या स्क्रीन पर जो कलर मिलेंगे, वो सोडियम के केस में 2 येलो कलर की लाइंस मिलती है, 2 येलो लाइंस मिलती है सोडियम के स्पेक्ट्रम, है ना। बाकी पूरा स्पेक्ट्रम कैसा होता है? डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये कोई सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, बल्ब है या सन है या हीटेड मेटल रॉड है, इससे निकलने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से पास किया। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इसमें सारे कलर हैं। लेकिन ये सन लाइट या बल्ब की लाइट को पहले किसी एलिमेंट से पास किया, एलिमेंट से पास करने के बाद फिर प्रिज्म से पास करेंगे, है ना। तो एलिमेंट से पास करने के बाद प्रिज्म से पास करेंगे। यदि उस एलिमेंट ने एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी कलर को जाने दिया, तो जिस कलर को एब्जॉर्ब किया उसकी प्लेस पे यहाँ डार्क लाइंस आपको मिलेगी। और इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है? सबसे पहले हम वाइट लाइट मतलब सन की लाइट या किसी सोर्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी सोर्स है उसकी लाइट को पहले पास करते हैं सब्सटेंस में से। सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड में से। अब सब्सटेंस क्या करेगा? वाइट लाइट में तो सारे कलर हैं, सब्सटेंस अपना स्पेसिफिक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी कलर को जाने देगा। तो जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया वो तो एब्जॉर्ब कर लिया, जो बाकी कलर बचे उस लाइट को बोला जाता है ट्रांसमिटेड लाइट। अब इस ट्रांसमिटेड लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से और फिर उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है आपको? दोनों चीजें अलग अलग हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या किया था? डायरेक्ट एलिमेंट या कंपाउंड को हीट किया और उससे निकलने वाले रेडिएशंस को प्रिज्म से पास किया। तो अब एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा? अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर इमिट करेगा, उसका स्पेक्ट्रम ले लिया। तो केवल जैसे सोडियम का लिया तो सोडियम 2 येलो कलर की लाइंस देता है स्पेक्ट्रम में, येलो लाइंस दिखेगी। अब मान लीजिए उसी सोडियम का हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो हम क्या करेंगे? वाइट लाइट को पास करेंगे सोडियम में से या सोडियम के कंपाउंड में से। सोडियम अब क्या करेगा? वाइट लाइट में से उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर कौन सा है? येलो कलर है, तो येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को जाने देगा। येलो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब आप स्पेक्ट्रम लेंगे ट्रांसमिटेड लाइट का, तो उस स्पेक्ट्रम में आपको येलो कलर नहीं मिलेगा, बाकी सारे कलर मिलेंगे। केवल जहां येलो कलर मिलना था उस प्लेस पे आपको 2 ब्लैक कलर की लाइंस मिलेगी। मतलब सोडियम ने अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी कलर को जाने दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है, ट्रांसमिट हो गए। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा ये डिसकंटिन्यूअस।
समझ में आ रहा है? फिर से बताएं इसको। स्पेक्ट्रम में हमने सबसे पहले बताया डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, तो लाइट को प्रिज्म क्या करता है, लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में ब्रेक कर देता है, स्प्लिट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। और जो कलर का पैटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसको हीट करते हैं और उससे निकलने वाली लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं। क्या करेगा सब्सटेंस? अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर इमिट करेगा, तो जो स्पेक्ट्रम होगा उसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब ये दो टाइप का होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस भी होता है, डिसकंटिन्यूस भी होता है। कंटिन्यूस कब मिलेगा? जब लाइट का सोर्स सन हो या बल्ब हो या कोई हॉट मेटल रॉड हो। और इसी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे कलर्स होते हैं वाइट लाइट के। क्लियर है इतना? दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस भी होता है। वो कैसे होता है? तो उसके लिए आपको किसी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम लेना है। सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड को हीट करेंगे और उसका स्पेक्ट्रम लेंगे। जैसे सोडियम या उसके किसी कंपाउंड को हम हीट करेंगे तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में आपको दो येलो कलर की लाइंस मिलेंगी। फिर हमने बताया आपको ये जो डिसकंटिन्यूस है मतलब इसमें केवल दो येलो लाइंस मिल रही, बाकी पूरा स्पेक्ट्रम ब्लैक है। दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या करेंगे? इसमें वाइट लाइट को पास करेंगे सब्सटेंस में से, एलिमेंट या कंपाउंड में से। तो सब्सटेंस क्या करेगा? वाइट लाइट में से अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर जो भी है, जैसे सोडियम से वाइट लाइट पास करते हैं तो सोडियम अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर येलो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को ट्रांसमिट कर देगा। अब इस ट्रांसमिटेड लाइट का जब अपन स्पेक्ट्रम लेंगे तो सोडियम ने क्या किया? येलो कलर तो एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बाकी सारे कलर दिखेंगे। और जहाँ येलो कलर दिखना था वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ब्लैक कलर की लाइंस मिलेंगी। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है।